नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोबोटिक चेस्ट सर्जरी के बारे में या रोबोटिक छाती की सर्जरी के बारे में कि ये कैसे की जाती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या होता है इस सर्जरी में। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं कंसल्टेंट थोरैसिक सर्जन हूँ, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव में काम करता हूँ। तो मैं आज आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताऊँगा। तो रोबोटिक सर्जरी सुनते ही लोगों को लगता है कि कोई रोबोट आएगा, वो उसकी सर्जरी करेगा और पता नहीं वो इंसान करते हैं या रोबोट्स करते हैं, ये कैसे होता है। कई तरह की भ्रांतियां हैं सर्जरी को लेके। तो शुरू करते हैं कि सर्जरी किस चीज़ से की जाती है। तो डा विंची रोबोटिक सिस्टम हमारा है जिस पे हम ये सर्जरी करते हैं, जो दुनिया में लेटेस्ट है, जो यूएसए में भी यूज़ होता है, यूके में भी यूज़ होता है और हमारे गुरुग्राम में मेदांता में अवेलेबल है वो। इस सर्जरी में सर्जरी सर्जन ही करता है। इसको मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट कहते हैं। सर्जन मास्टर होता है, रोबोटिक आर्म स्लेव होती है। जैसे मैं जो भी मूवमेंट अपने इसमें इस यंत्र के दो पार्ट्स होते हैं मेजर। एक होता है कंसोल जिस पे रोबोटिक सर्जन बैठता है, और होता है कार्ट। कार्ट में कुछ हाथ होते हैं जिस पे हमारे स्पेशलाइज इक्विपमेंट लगते हैं जो कि ये सर्जरी करते हैं। सर्जरी कैसे की जाती है? जैसे दूरबीन की सर्जरी की जाती है वैसे ही पेशेंट के शरीर में 3 या 4 छेद किए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं जिसके द्वारा जो रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर जाते हैं, पेशेंट के अंदर जाते हैं। पेशेंट पूरी तरह से बेहोश होता है उस टाइम पे और हम ये सर्जरी कर सकते हैं। जो सर्जन होता है वो कंसोल पे बैठता है, कार्ट उसके सामने होती है। कार्ट के ऊपर एक असिस्टेंट सर्जन होता है जो सर्जन की मदद कर रहा होता है, और ये सर्जरी हम छोटे छोटे होल्स की मदद से कर पाते हैं। जो भी मूवमेंट हम जॉयस्टिक से उस कंसोल पे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके बच्चे जो हैं वीडियो गेम्स खेलते होंगे, तो जो भी मूवमेंट वो वीडियो गेम पे करते हैं वही टीवी पे होती है। ऐसा ही रोबोटिक सर्जरी में होता है। जो भी मूवमेंट हम यहाँ करते हैं हम उसको उस कंसोल पे देख पाते हैं, और वही मूवमेंट जो हाथ हैं रोबोट के वो पेशेंट के अंदर करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ये है कि जब हम ओपन सर्जरी किया करते थे तो एक लंबा सा कट लगाया जाता था छाती के आगे से लेके पीछे तक, और रिब्स को खोला जाता था और हमारे हाथ अंदर जाते थे और वो सर्जरी कर पाते थे। फिर एरा आया थोरैकोस्कोपिक या वैट्स सर्जरी का, जिसमें 3 या 4 छोटे छोटे छेदों से सीधे औजार अंदर जाते थे और हम वो सर्जरी कर पाते थे। तो थोरैकोस्कोपी और रोबोटिक में क्या डिफरेंस है कि जो उसके औजार होते थे वो लंबे और सीधे होते थे। तो कई डायरेक्शंस में, जैसे हमें छाती के 2 भाग हैं, ऊपर का भाग या नीचे का भाग, अगर हम उसकी सर्जरी करने की कोशिश करते तो सीधे यंत्र वहां तक नहीं पहुंच पाते थे और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। इसका सोल्यूशन ये था कि कोई ऐसा यंत्र बन जाए जो मेरे इन हाथों को रेप्लिकेट कर सके, मेरे इन हाथों की मूवमेंट्स को रेप्लिकेट कर सके इंसान के शरीर के अंदर। तो यही चीज़ हमें साइंटिस्ट ने दी रोबोट बना के। जो रोबोट के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके आगे जो औजार लगे होते हैं वो बिल्कुल मेरे हाथ की शेप के होते हैं। तो जो मूवमेंट मेरे हाथ के होते हैं वही मूवमेंट अंदर शरीर में वो हाथ करते हैं, वो रोबोटिक हैंड्स करते हैं। इसको एंडोरिस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंडोरिस्ट टेक्नोलॉजी से अगर मैं ऐसे टांका बाहर हवा में मारता हूं या जॉयस्टिक पे मारता हूं तो वही टांका जो है अंदर पेशेंट के शरीर में लगेगा, और इसका जो प्रिसिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेरा हाथ हिल भी जाता है तो रोबोट का हाथ कभी नहीं हिलेगा। तो इसीलिए जो जटिल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो हम ओपन सर्जरी से किया करते थे, जैसे स्लीव लोबेक्टमीज या सांस की नली को काट के दोबारा जोड़ना, वो सब अब हम रोबोट के जरिए कर पाते हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन सी सर्जरी हम रोबोटिक कर पाते हैं। तो छाती की जितनी भी सर्जरीज हैं जो कैविटीज़ में होती हैं, जैसे थाइमस की सर्जरी, डायफ्राम की सर्जरी जो झिल्ली होती है पेट और छाती के अंदर, सांस की नली की सर्जरीज, लंग्स के कैंसर की सर्जरी, वो सब सर्जरीज हम आराम से रोबोट से कर पाते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के बाद अमूमन पेशेंट 2 घंटे के बाद अपने बिस्तर से निकल पाता है, चल पाता है। अगले दिन सुबह वो ट्रेडमिल पे भाग रहा होता है। 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो जाती है। इंट्राऑपरेटिव ब्लड लॉस मिनिमम होता है। ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिसको हम कैंसर की सर्जरी के प्रिंसिपल्स कहते हैं वो सर्जरी के दौरान पूरी तरह फॉलो किए जा सकते हैं। जितनी ग्रंथियां हैं कैंसर में निकालना चाहें वो हम निकाल सकते हैं। तो कई पेपर्स भी अब आने स्टार्ट हो गए हैं कि ये सर्जरी जो है ओपन सर्जरी के बराबर है कैंसर के प्रिंसिपल्स में।
इस पे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा पेपर्स हैं वो हमारी टीम के, हमारे सेंटर के हैं, जिनको आप नेट पे पढ़ भी सकते हैं। उसमें हमने ये प्रूव किया है कि जो रोबोट की सर्जरी है कई चीज़ों में ओपन सर्जरी से कई तरह से बेहतर है। जैसे हमारी सबसे कॉमनली जब रोबोट की सर्जरी हम जो करते हैं वो थाइमस की सर्जरी होती है। थाइमस ग्लैंड को हम या थाइमोमा के कैंसर को हम निकालते हैं इस सर्जरी से, और उसके एक्सीलेंट रिजल्ट हमारे डाटा ने प्रूव किए हैं, जिसके पेपर्स भी हमारी टीम ने लिखे हैं। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि रोबोट की सर्जरी क्या ओपन सर्जरी से महंगी होती है? तो हाँ, अगर आप सीधा सीधा कंपैरिजन करें तो ये सर्जरी ओपन सर्जरी से महंगी होती है। पर अगर आप इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्जरी देखें कि जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो 10 से 15 दिन पेशेंट को अस्पताल में रहना पड़ता है। जब हम रोबोट की सर्जरी करते हैं तो 3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। लेकिन इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि कई सर्जरीज में हम अब ओपन सर्जरी करना ही नहीं चाहते हैं, जिसमें से एक मैं आपको मेनली बता दूं, थाइमस की सर्जरी है। तो आपके ये कंसेप्ट अब ऑब्वियसली दूर हो गया होगा कि इसमें कोई रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जन स्पेशलाइज्ड थोरेसिक सर्जन ही करता है। तो समराइज की उसके जो हाथ का मूवमेंट है वो कंसोल की जॉयस्टिक से जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस पे जाता है, और जटिल से जटिल ऑपरेशन जो छाती का है वो बड़े आराम से इससे कंप्लीट हो सकता है। धन्यवाद।